नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मेरा नाम है प्रीति दहिया और अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का। वहां के अमरावती में आज बीजेपी के बंद के दौरान हिंसा हो गई। बंद के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। इस वक्त ये जो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ये आज की तस्वीरें। एक तरफ पुलिस का लाठीचार्ज देखने को मिला, अमरावती में भारी भीड़ हो गई और बीजेपी के बंद में तोड़फोड़ की सभी तस्वीरें सामने आई। बीजेपी ने कल मुस्लिम संगठनों के बंद के दौरान हुई हिंसा के विरोध में आज इस बंद का ऐलान किया था और बंद के मद्देनजर अमरावती के राजकमल चौक पर हजारों की तादाद में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और इसी दौरान कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई। कल त्रिपुरा हिंसा के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया था। इस दौरान अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हिंसा हुई थी, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हो गए थे। तो आज जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों से भिड़ंत की खबरें आई हैं अमरावती से और काफी भारी तादाद में तोड़फोड़ भी देखने को मिली। काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी अमरावती में उस चौक पर, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और ये सभी तस्वीरें आज की हैं। तो बीजेपी के बंद के दौरान ये तस्वीरें सामने आई। कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों के बीच भिड़ंत हो गई और महाराष्ट्र के अमरावती में ये तस्वीरें देखने को मिली। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। सरकारी पार्टी के लोग स्टेज पर जाकर जिस प्रकार से भड़काने वाला भाषण देते हैं और उसके बाद मोर्चे निकलते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं इसकी सुध ली जानी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार ने ये कौन सी साजिश के तहत झूठी अफवाहों पर मोर्चे निकालकर हिंसा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो देवेंद्र फडणवीस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सुनिए। हमारे अमरावती में सुबह से निषेध का ये दिखाया, जो कल हमारे अमरावती में हुआ उसका निंदा हम करते हैं, उसका निषेध हम सब अमरावती करते हैं। पर उसके साथ में आज जो सुबह से हो रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर अमरावती में जो हमारी गार्जियन मिनिस्टर है संजय राउत हैं, ये एक इस चीज को राजकारण का एक मोड़ दे रहे हैं। तो मैं सबसे विनती करूंगी, मेरी अमरावती कर से भी विनती करूंगी और सभी पॉलिटिकल लीडर से भी विनती करूंगी कि हमारी अमरावती है, इसे सेफ रखने का काम हमारी जवाबदारी है। एज ए लोक प्रतिनिधि, एज ए लीडर्स, हमने उसको लीड करना चाहिए और सब अमरावती में शांति रखने का काम करना चाहिए, ना कि पार्टीज के लीड लेके इसको भटकाने का काम करना चाहिए। वहीं अमरावती में हुई हिंसा के बाद एनसीपी और बीजेपी आमने सामने है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की इस हिंसा के लिए अराजक तत्व जिम्मेदार हैं, उनका ये कहना है। तो वहीं बीजेपी विधायक राम कदम ने इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा लिखी गई किताब को लेकर देश भर में लोगों ने निषेध दर्शाने के लिए बंद का आह्वान किया था। महाराष्ट्र में भी बंद पुकारा गया, लेकिन बंद के बाद 3 जगह पे हिंसा भड़की है, कुछ पथराव हुए और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया है। हम लोगों से अपील करते हैं कि लोग शांति बनाए रखें। कुछ अराजक तत्व निश्चित रूप से माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, लोगों को उसमें सावधान रहना पड़ेगा और जो लोग इस घटना में शामिल रहे होंगे, निश्चित रूप से पुलिस जांच करके जो भी दोषी होगा उन पे कार्रवाई करने का काम करेगी। महाराष्ट्र में रातों रात अचानक से दंगे कैसे हो सकते हैं? महाराष्ट्र सरकार की जांच एजेंसी क्या कर रही थी? क्या उन्हें इस बात का पता नहीं था, या पता था उसके बावजूद भी आने वाले चुनाव में लाभ उठा सके, किसी एक धर्म के तुष्टीकरण की बात हो सके, इस कारण जानबूझकर के महाराष्ट्र सरकार ने ये दंगे होने दिए? कौन है इन दंगों के पीछे? लोगों को घरों में घुसकर मारा जा रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही है, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, दंगा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसे लग रहा है जैसे मान करके चलो कि महाराष्ट्र सरकार स्वयं
क्या इन दंगाइयों के पीछे है? कौन है इनके पीछे? कानून और व्यवस्था की पूरी तरह से इस भूमि पर धज्जियां उड़ चुकी है। वसूली कांड से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये दंगे हो रहे हैं। तो जहां लोकल लेवल पर बीजेपी के नेता राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं केंद्रीय स्तर पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के एक प्रशिक्षण सत्र में बोलते हैं वो हिंदुओं पर हमला करते हैं और उन्हें हिंसक कहते हैं। इसका नतीजा महाराष्ट्र में भारी हिंसा में लिप्त मुस्लिम भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। ये ट्वीट है संबित पात्रा का। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि राहुल गांधी आज की इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। और अब एक और बड़ी खबर आ रही है अमरावती से जुड़ी हुई, आपको वो भी बता देते हैं कि अमरावती में इस वक्त खबर आ रही है कि धारा 144 लगा दी गई है क्योंकि हिंसक माहौल हो गया था वहां पर जब बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हिंसा की खबरें सामने आई, तोड़फोड़ नजर आया। और आज इस बीजेपी बंद के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में जब ये हिंसा भड़की तो उसके बाद अब अमरावती में धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 को लगाने का एक मकसद यही है कि भीड़ पर काबू पाया जाए, लोगों को इकट्ठा होने की सहमति ना दी जाए, अनुमति ना दी जाए। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र के 3 शहरों में आज इस तरह के हालात नजर आए। इस अपडेट के लिए हम सीधा चलते हैं अपने रिपोर्टर के पास। जितेन दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेन, अभी क्या हालात है महाराष्ट्र के इन 3 शहरों के, खासतौर पर अमरावती में जहां धारा 144 भी लगा दी गई है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, महाराष्ट्र के 3 शहर हिंसा से प्रभावित हुए थे। ये शहर हैं मालेगांव, नांदेड़ और अमरावती। जहां तक मालेगांव और नांदेड़ का सवाल है, उन दोनों ही शहरों में फिलहाल शांति है, वहां पर जनजीवन अब सामान्य हो गया है। लेकिन अगर अमरावती की बात करें तो वहां पर माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। अमरावती में धारा 144 लगा दी गई है और वहां कल की तरह आज भी हिंसक वारदातें आज सुबह से हो रही थी। कल जिस तरह की हिंसक वारदात हुई उसके बाद बीजेपी और दूसरे हिंदू संगठनों ने आज वहां पर बंद का ऐलान किया था। और उस शहर में एक राजकमल चौक नाम की जगह है जहां आज सुबह से ही 10,000 से 15,000 के करीब लोग इकट्ठा हो गए थे और एक रैली की शक्ल में आगे बढ़ रहे थे। और इसी दौरान वहां हिंसा होने लगी, कुछ दुकानों के साथ तोड़फोड़ हुई, कुछ दुकानों के साथ आगजनी भी की गई है। और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस के साथ भी उन लोगों की भिड़ंत हो गई और पुलिस को वहां पर लाठी चार्ज करना पड़ा। इसके बाद वहां धारा 144 लगा दी गई है। यहां पर एक बड़ा सवाल देखिए ये उठता है कि क्या ये दंगे सुनियोजित थे या फिर ये दंगे अचानक में ही शुरू हुए, क्योंकि जो हमारी जानकारी है कि बीते हफ्ते भर से महाराष्ट्र के मुस्लिम संगठनों के बीच इस तरह के अंडरकरंट चल रहे थे कि त्रिपुरा में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ वसीम रिजवी ने जो किताब लिखी थी उसके खिलाफ भी किसी तरह का विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। और उसके लिए कल की तारीख मुकर्रर की गई थी कि कल महाराष्ट्र में एक बंद का आयोजन किया जाएगा जी। और बंद की मांग करने वाले जो संगठन थे उनमें से सबसे प्रमुख नाम जो है रजा एकेडमी का आ रहा था। रजा एकेडमी खुद को एक सोशियो कल्चरल एजुकेशनल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बताता है, वो कट्टरपंथ में यकीन नहीं करता है, ऐसा उसका कहना है। और अब महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि जो कुछ भी हिंसा हुई है उसमें क्या रजा एकेडमी की किसी तरह की भूमिका थी हिंसा के पीछे, क्योंकि उनको सिर्फ निवेदन दिए जाने की अनुमति दी गई थी, कोई रैली वगैरह निकालने की अनुमति नहीं थी। तो क्या उनकी किसी तरह की भूमिका रही है, इसकी जांच की जाएगी। जी जितेन, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से जब नवाब मलिक ने बयान दिया तो वो कह रहे हैं कि अराजक तत्वों का हाथ है इन दंगों के पीछे। लेकिन जो आप सवाल उठा रहे हैं, क्या ये सुनियोजित थे, प्री प्लान दंगे थे? क्योंकि अगर इतने समय से अंडर करंट था तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे पकड़ने में देरी की और उस पर कार्रवाई नहीं की समय के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आमतौर पर हमने देखा है कि पिछले कुछ दशकों में दंगे तब होते हैं जब कोई चुनाव होने वाला होता है। अगर मैं इन 3 शहरों की बात करूं तो इन 3 शहरों में आने वाले 6 महीने में किसी तरह का कोई चुनाव नहीं होने जा रहा था। हाँ, ये बात जरूर है कि अगले 3 से 4 महीनों में महाराष्ट्र में 10 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन अगर इन 3 शहरों की बात करूं तो वहां किसी तरह का कोई चुनाव नहीं होने वाला था, जिससे कि हम ये कह सकें कि जो पोलराइजेशन होता है दंगों के बाद उसका फायदा राजनीतिक पार्टियों को
मिलेगा, तो ऐसा कुछ फिलहाल नहीं आ रहा था। और जिस रजा एकेडमी नाम के संगठन ने ये बंद का ऐलान किया था और जिसके बाद में ये हिंसा हुई, वो रजा एकेडमी एक तरह का ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर राजनीतिक संगठन है और कभी उसका किसी राजनीतिक पार्टी के साथ में एफिलिएशन नहीं रहा। तो ऐसे में अब ये एक जांच का विषय है कि आखिर अचानक में त्रिपुरा में कुछ होता है, वहां पर शांति हो जाती है, उसके बाद अचानक हफ्ते भर बाद महाराष्ट्र में किस तरह से ये चिंगारी भड़क उठती है, ये एक जांच का विषय है। अब से कुछ देर पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने पत्रकारों से बात की थी और उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। कल जो दंगे हुए थे उस सिलसिले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अलग अलग शहरों में। जिन 3 शहरों में हिंसा का प्रभाव पड़ा था वहां पर आपराधिक मामले दर्ज कर लिए गए हैं और पुलिस अपनी जांच शुरू कर रही है। जितेन, ये बताइए कि इस वक्त आपको कह रहे हैं कि मालेगांव और नांदेड़ में तो फिर भी हालात स्थिर नजर आ रहे हैं, स्टेबल है, लेकिन अमरावती में जहां धारा 144 लगा दी गई है, इस वक्त किस तरह की पुलिस का बंदोबस्त किया गया है, सुरक्षा बलों को कितनी तादाद में वहां रखा गया है ताकि अब हिंसा न भड़के और हालात पर काबू पाया जा सके? देखिए, अगर मैं अमरावती शहर की आज बात करूं तो अमरावती शहर में स्थानीय पुलिस के अलावा स्टेट रिजर्व पुलिस को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर लगा दी गई है, राइट्स कंट्रोल पुलिस को वहां पर लगाया गया है और धारा 144 लगाने का मतलब है कि एक साथ जो है 4 लोगों का जमाव वहां पर नहीं हो सकता है। इस तरह के इंतजाम जो है पुलिस की ओर से वहां किए गए हैं। अगर मैं इस वक्त माहौल की बात करूं तो वहां पर माहौल तनावपूर्ण बताया जा रहा है। जो बीजेपी ने बंद का ऐलान किया था तो शहर का लगभग सभी इलाके जो हैं इस वक्त वहां पर बंद हैं और पुलिस की चप्पे चप्पे पर मौजूदगी बढ़ा दी गई है। इस तरह का जो ताजा अपडेट है हमें हमारे अमरावती से संवाददाता हमें दे रहे हैं। जी जितेन, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का एक बयान आया है, उस पर नजर डालते हैं कि क्या कहा है महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इन दंगों से जुड़ी हुई जो ये खबर आई है। उनका कहना है कि हालात पर जो जिस तरह से बिगड़े हैं उन पर काबू है और 3 शहरों में मालेगांव, नांदेड़ और अमरावती में हालात खराब हो गए थे, लेकिन अब इस एक तरह से काबू पा लिया गया है। साथ ही उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, ये कहना है महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का। इन 3 शहरों में वो बता रहे हैं कि हालात काबू में हैं। त्रिपुरामध्ये जी घटना घडली त्या घटनेच्या संदर्भामध्ये काल काही संघटनांनी निवेदन देण्याच्या दृष्टिकोनातून काही लोकांनी त्याच्यामध्ये दगडफेक करून अशांतता निर्माण करायचा प्रयत्न केला आणि आज भारतीय जनता पक्षानं अमरावती बंदचा कॉल दिलेला होता। दुर्दैवानं त्याच्यामध्ये काही अशा अप्रिय घटना घडलेल्या आहेत। परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आणण्यासाठी सर्व प्रयत्न करण्यात येत आहेत आणि राज्य सरकार, राज्याचा पोलीस विभाग या संदर्भामध्ये आवश्यक जी पावलं आहेत ती पावलं टाकतो है। चलिए एक बार फिर से चलते हैं मेरे सहयोगी जितेन दीक्षित के पास। जितेन, ये जो बयान आया है महाराष्ट्र के गृह मंत्री का, दिलीप वलसे पाटिल का कहना है कि उपद्रवियों की पहचान तो की जा रही है, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं राजनीति भी गर्म है इस मुद्दे पर। उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। जी हाँ, देखिए, इस मामले में राजनीति भी गर्म हो रही है और दोनों ही पार्टियां, जो सत्ताधारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है उसकी ओर से हमला किया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है ये अराजक तत्व, जो कट्टरपंथी तत्व हैं, उनकी ओर से इस तरह की हिंसा की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब से कुछ देर पहले देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है और उनका भी यही कहना है कि देखिए, जो कुछ भी हो रहा है त्रिपुरा में, जो कुछ हुआ उसको बढ़ा चढ़ाकर वैसा कुछ था नहीं, लेकिन उसको आधार बनाकर यहाँ महाराष्ट्र में हिंसा करने की कोशिश की जा रही थी, महाराष्ट्र में गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही थी और इसके लिए वे सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो है इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही है। तो जाहिर तौर पर जो भी हिंसक वारदातें कल से लेकर आज तक हुई हैं उसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और इस मसले को लेकर खास करके एनसीपी और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। जी जितेन, आप तमाम हालात पर नजर बनाए रखिए, हम वापस लौटेंगे आपके पास कुछ देर में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।